हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ और रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डालेंगे। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 है दोस्त। आज से हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन आप दिख रहे हैं, ये रेलवे ग्रुप डी में 2022 में इन सवाल को पूछा गया। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने दिया गया है दोस्त, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है उस बात को समझिएगा, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, एवरेज ऐसे लिया गया है, समझ में नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। प्रश्न कह रहे हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी है? भाई समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ये बात बोला जा रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, यानी हर 3 वर्ष पर एक बच्चा का जन्म होता है। एक बात बताया है कि 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी है? ठीक है, एज एवरेज बोले उसी चैप्टर से इसको लिया गया है। भाई देखो, अगर इस क्वेश्चन में हम पहले बच्चे को मान लेते हैं कि पहला बच्चा x वर्ष का है, ठीक है, तो 3 साल के बाद दूसरा बच्चा होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं? सॉरी, 3 साल के बाद दूसरा बच्चा होगा तो x प्लस 3 वर्ष का ई हो जाएगा। पहला बच्चा x वर्ष का है, दूसरा बच्चा x प्लस 3 वर्ष का है, हो जाएगा कि नहीं? कैसे? पहला बच्चा, सबसे छोटा जो बच्चा है, मान लेते हैं x वर्ष का है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद x प्लस 3 हो जाएगा, फिर अगले 3 वर्ष के बाद x प्लस 6 हो जाएगा, फिर अगले 3 वर्ष के बाद x प्लस 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर अगले 3 वर्ष के बाद x प्लस 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? आपका आंसर होगा जी सर, बिल्कुल होगा। अब देखो, यानी कि यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं 5 बच्चा हो गया कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला बच्चा x वर्ष का है तो दूसरा बच्चा x प्लस 3 वर्ष का होगा, तीसरा बच्चा x प्लस 6 वर्ष का होगा, चौथा बच्चा x प्लस 5 वर्ष का होगा, जो पांचवा बच्चा है ना वो x प्लस 12 वर्ष का होगा, क्योंकि 3 साल वो बड़ा है। ये हो गया 3 साल बाद। ये जो तीसरा बच्चा है, दूसरा से भी 3 साल 12 हो गया, जो चौथा बच्चा है वो तीसरा से 3 साल 12 हो गया कि नहीं? अब देखो, इन पांचों का योग दिया है क्वेश्चन में कितना भाई? 60 वर्ष दिया है। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्त? जोड़ कर देखते हैं। इन सभी, सबसे पहले जो x है ना, इन सभी को आपस में हम जोड़ते हैं। जोड़ने का भी तरीका है, जितना भी x है उन सभी को एक जगह जोड़ लो, और जितना भी नंबर है उन सभी को एक जगह जोड़ लो। तो 1 2 3 4 5, 5 बार x है तो इसको लिखा जा सकता है 5x। इसको लिख सकते हैं हम 5x प्लस नंबर को जोड़ लो। अब तुम नंबर को जोड़ो, 3 और 6, 9 और 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी 5x प्लस 30 इक्वल में कितना हो जाएगा भाई? 60 की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से भाई 5x बराबर जो 30 है उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और इस 5 से 30 कटेगा 6 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया भैया? 6 वर्ष। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन बोला है कि सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी है, तो भाई सबसे छोटा बच्चा को हमने x वर्ष माना था और x का वैल्यू कितना आ गया? 6 साल। तो आपका आंसर 6 ईयर्स यानी कि 6 वर्ष हो जाएगा करेक्ट। बात समझ में आया है कि नहीं भाई? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन तरीका से एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समीकरण बनाना आपको समझ में आया होगा तो चुटकी बजाते ही आप इन सवाल को कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोल रहा है, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। एक कार है, वो 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। क्वेश्चन बोला है, यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई,
क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एगो कार है जो 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो सबसे पहले इसकी स्पीड मालूम होनी चाहिए। तो इसका स्पीड हम निकालेंगे। स्पीड कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितना दिया है? पहली कंडीशन में 350 दिया है भैया, और टाइम कितना दिया है? हो 4 घंटा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 350 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4×8 = 8 हो जाएगा। यहाँ से जाएगा 3, 3 पे 0 हो जाएगा 30, 4 से भागा देंगे 4 7 28, फिर 2 बचेगा, एक दशमलव लगाएंगे, 2 पे 0, 4 5 20। मेरे दोस्त जो स्पीड है वो कार की स्पीड आ गया कितना? 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बात समझ में आया? किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोस्त, आपसे आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, यानी उसकी जो स्पीड है वो 87.5 किलोमीटर है। जब उसमें से हम 12.5 किलोमीटर घटा देंगे, यहाँ रफ में कर दे रहे हैं, 87.5 में से हम 12.5 घटा देंगे तो ये 0 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 7, यानी 75 किलोमीटर बचेगा। तो उसकी न्यू स्पीड यानी S2 स्पीड 2 कितना बचेगा भाई? स्पीड 2 जो बचेगा, उसका जो स्पीड 2 बचेगा वो कितना बचेगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो जाएगा। तब जाके क्वेश्चन बोल रहा है कि तो 450 मीटर, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई? तो यहाँ से हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस दिया है दूसरी कंडीशन में 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की दूरी है, उसको तय कराना है किन से? 75 की स्पीड से। तब जाके टाइम कितना लगेगा भैया? इनको हम काटेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। 15 से काटेंगे 15 75, 15 से काटेंगे ये 30 बार में जाएगा, फिर 5 से ही कटेगा 6 बार में। तो यहाँ से भाई आपका टाइम आ जाएगा 6 घंटा। 6 घंटा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त ये एनटीपीसी 2021 में इन सवाल को पूछा गया था। जितना भी, बस आपको विश्वास होना चाहिए अपने भैया पे कि जितना भी क्वेश्चन इजी हो या फिर टफ हो या फिर मॉडरेट हो, जो भी क्वेश्चन हम लेते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्त आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हल्का क्वेश्चन आता है तो क्या मेरे दोस्त इसका मतलब कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अगर हम टफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है कि इतना टफ क्वेश्चन हमके एग्जाम में आएगा? इससे इजी भी तो आ सकता है, कहीं हो सकता है इससे भी ज़्यादा टफ आ जाए। लेकिन हमको जो तरीका है सॉल्यूशन का वो न सीखना होता है, हमको प्रैक्टिस न करना होता है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि भैया ये 2025 में क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे यार, तुम 2025 का PYQ क्वेश्चन तो जाकर देखो, कितना आसान आसान पूछा है। ऐसा थोड़ा भी है, कुछ आसान भी पूछता है। तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल भी घबराए ना मेरे दोस्त, जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा PYQ है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल नंबर है 3। कह रहे समानांतर श्रेणी, जैसे यहाँ पर ये जो दिया गया है का 10वां पद ज्ञात करें। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी लोग क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, और कंपटीशन लेवल में इसको थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। देखो, जब भी मेरे दोस्त समानांतर श्रेणी की बात होती है, जैसे यहाँ पर दिया है √2 दिया है, समझिएगा, यहीं पे समझाते हैं। यहाँ पर √2 है, अगली टर्म जो है 3√2 है, अगली टर्म 5√2 है, अगली टर्म 7√2 है। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, जो पहला पद दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं हम ए, यानी प्रथम पद, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हम A+D। ये क्या हो गया भाई? दूसरा पद। इसको हम क्या बोलते हैं? A+2D, तीसरा पद, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है भाई। तो सभी कोई को हम बता देते हैं, यहाँ पर जो पहला पद है इसे ए बोलते हैं। अच्छा, एक होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भैया? वो निकालते हैं हम A2 - A1 से। A2 क्या है? A2 जो है यहाँ पर दूसरा पद दिया है, 3√2 दिया है, इसमें से हम घटा देंगे √2 को तो हमारा D निकल के आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? आपसे 10वां पद निकलना है, यानी टर्म 10वां निकलना है आपको। 10वां पद निकलना, तो इसके लिए फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बेसिक बात आपको क्लियर है तो आप अच्छे से कर सकते हो। कैसे? देखो, हम आपको बात को बता रहे, इसका जो 10वां टर्म होगा वो होगा A+9D,
ए प्लस 9D आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपसे 8वां टर्म पूछता तो ए प्लस 7D। अगर दोस्त आपसे पूछ लेता कि 99 टर्म बताइए तो आपको जानते हैं क्या करना है, ए में 98 को डी जोड़ देना, 98D जोड़ देना। ठीक है, इतना बात समझ में आया है तो आप इन सवाल को कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें निकालना है टर्म कितना, 10वां टर्म बताना है, ए 10 बताना है, टर्म 10 यानी 10वां पद बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, बेसिक बात को समझिए। ए प्लस हम 9D लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर मेरे दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन में तो मिल चुका है कि ए के स्थान पे हमें कितना ले लेना है, 2√2 ले लेना है, बीच में प्लस। अब देखो भाई यहाँ पर आप सभी लोग बड़ी आसानी तरीका से देखेंगे कि 9D का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमने अभी तो आपको बताया है भाई कि डी का वैल्यू निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, डी जो निकालते हैं ना, अगला पद में से पिछला को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा निकल जाए किसी में से, जरूरी नहीं कि इसमें से। आप 7√2 में से 5√2 घटा देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आना है। ठीक है, तो चलो हम d बराबर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि 3√2 में से हम घटा लेंगे भैया √2। अब देखो दोस्त आपको हम बता देते हैं, यहाँ 3 गो √2 है, यहाँ 1 गो √2 है, तो 3 गो √2 में से 1 गो √2 घटेगा तो 2 गो रूट बच जाएगा। आप कहेंगे जी सर अब देखो जब 2 गो रूट बचेगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√2। अच्छा भैया यहाँ पर हो जाएगा √2 प्लस, यहाँ देखो ध्यान से 9 दूनी 18√2 लिख सकते हैं हम। आप कहेंगे जी सर अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18√2 यहाँ पर है, 1 रूट यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा 19√2। तो आपका 10वां टर्म होगा 19√2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्त जो है उनको अगर कंफ्यूज है ना, जानते हैं क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। बहुत सारे दोस्त हैं जो फॉर्मूला रटते हैं, ठीक है, सूत्र रटते हैं, तो उसके लिए बता दें कि अगर आपको nवां पद निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे भी लगा देंगे, ए का मतलब हो जाएगा √2 हो जाएगा, प्लस n के जगह पे 10वां पद लिखा है तो 10 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। डी के स्थान पे कितना आया था भाई, डी के स्थान पे कितना आया था 2√2 आया था। तब भी इनको आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो 19√2 ही आएगा। तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको 2 बात हम बता दिए, जो बात आपको अच्छे लगे उस बात से समझ, जो मेथड आपको अच्छे लगे उस मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल काफी बढ़िया क्वेश्चन, ग्रुप डी 2022 में इसको पूछा गया। ठीक है, मस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसको हम इतना शॉर्ट से बताएंगे दोस्त कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो मेरे दोस्त देख कर वीडियो देखो। क्वेश्चन बोला है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 540 रुपया। ठीक है, 2 गो मेज और 3 गो कुर्सी का मूल्य कितना है, 540 रुपया। जबकि 2 गो मेज और 1 गो कुर्सी का मूल्य कितना दहल बा, 470 रुपया। तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त मेरे भाई हम आपको बता देते हैं, मेज को अगर हम m मान लेते हैं, m से मेज को हम m मान लेते हैं और कुर्सी को मान लेते हैं हम k मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, या फिर मेज को तुम मान लो टी से टेबल, अच्छा कुर्सी को मान लो चेयर सी, बात बढ़िया है। इन दोनों को अब देखो, यहाँ पर हमने मेज को मान लिया टी, ठीक है, मेज को हमने टी से डिनोट कर दिया भाई, अच्छा कुर्सी को सी से डिनोट कर दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एगो मेज है, एक मेज का मूल्य टी रुपया है और एक कुर्सी का मूल्य सी रुपया है। तो कुल मिला के 540 रुपया उसको जब बात आया है तो ये कैसे आया है कि दो गो उसने मेज खरीदा है तो 2 टी हो जाएगा, क्योंकि एक मेज का जो कीमत है टी रुपया है तो 2 मेज का कीमत 2 गुना टी हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो भाई, एगो कुर्सी का मूल्य सी रुपया है, हमने माना, देखो हमने आपको बताया कि नहीं, मेज का मान लेते हैं कि टी रुपया है एक मेज का मूल्य,
एक मेज का मूल माना है ₹t और एक कुर्सी का मूल को हमने क्या मान लिया है, एगो कुर्सी जो है, कुर्सी को क्या मानते हैं, एक कुर्सी का मूल हमने माना है ₹c। यही बात ना है भाई। तो जब देखो एक मेज का मूल है ₹t, तो दो को है तो दो से गुना हो जाएगा। अच्छा, एगो कुर्सी का मूल है ₹c, तो तीन कुर्सी है तो तीन से गुना हो जाएगा 3c। आप बराबर जब इनका मूल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ₹540। बात समझ में आया? समीकरण सेट करने में समझ में आया आपको? अच्छा, अगले कंडीशन में दिया है दो गो मेज, यानी दो गो मेज की मतलब दो गो टी प्लस एगो कुर्सी यानी कि एगो सी, इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है ₹470। यहाँ तक बात समझ में आया? हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। बात समझ में आया? अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे भाई तो हमके क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन ने बोला है 5 कुर्सियों का मूल्य बताइए, यानी 5 कुर्सी का मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको एक गो कुर्सी का मूल्य बता देना, यानी सी का वैल्यू मालूम चल जाना चाहिए कि एक सी, देखो जो कुर्सी है ना उसको हम ₹c माने हैं, तो हमें एक्चुअल सी का वैल्यू मालूम चल जाएगा। एक कुर्सी इतना रुपये में मिलता है तो हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 कुर्सी का मूल्य मालूम चल जाएगा। वही बात है भाई, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण को हम आपस में घटा ले भैया, दोनों समीकरण को हम आपस में घटा दे तो घटाएंगे तो ये 2t से 2t कट जाएगा, कटेगा कि नहीं भाई, 2t से 2t कट जाएगा। अच्छा, यहाँ 3c में से एगो c घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2 गो c, ये बराबर इधर कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा कितना भैया, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0, यानी 2c बराबर है 70। तो यहाँ से आप काट कर c का वैल्यू निकाल सकते हैं, c यानी c से कटेगा 35 बार में। तो यहाँ से भैया आपको मालूम चल गया कि एक c यानी एक कुर्सी जो है ₹35 का आता है। समझ में आया कैसे किया गया है? तो हमें बताना है 5 गो कुर्सी का मूल्य बताना है, तो 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे 35 को। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 कैरी 2, 5 या 15 2 70, यानी कि ₹175 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात समझ में आया? समझ में आया है कि नहीं भाई? बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप इसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है 5 का है, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सवाल आपसे ये बात बोल रहा है कि ए जो है 1/3 काम कर रहा है 5 दिन में, तो ये बताइए भाई ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? ये पूरा काम करेगा जो 5 है ना, ये पूरा काम करेगा जो ये 5 है, ये 3/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3/1 जब उधर जाएगा बराबर के उस साइड में तो पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से हमें अब एक्चुअल मालूम चल चुका है कि ए जो है एक दिन में ए जो है पूरा काम को करता है तो 15 दिन का समय लेता है। ऐसे ही हमें बी का मालूम चलना चाहिए, तो बी का कैसे निकालेंगे भाई? देखो बी उसी काम का 2/5 भाग को करता है 10 दिन में, तो बी जो है 2/5 भाग करता है 10 दिन में भाई, तो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा हो? यानी कि 10 आप 5/2 ये पलट जाएगा, 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से 10 कटेगा, 5 बार में 5 या 25। तो यहाँ से मालूम चल चुका है कि बी जो है टोटल काम करता है 25 दिन में। इसको डायरेक्ट लिखे, स्पेस की मेरे पास कमी है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। बी के लिए कितना हमने निकाल लिया है? बी निकाल लिया कि बी करता है 25 दिन में। कैसे आया है समझ गए होंगे। अब कलर को चेंज करते हैं तब दिखाते हैं आपको कैलकुलेशन का जादू। अब देखो दोस्त, यानी आपको ये मालूम चल चुका है कि ए टोटल काम 15 दिन में पूरा कर लेता है, बी कर लेता है 25 दिन में। अब देखो दोस्त, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 75 हो जाएगा। अब देखो 75 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 15 से डिवाइड करेंगे, जब इस 75 को डिवाइड करेंगे कितना, 15 चौका 60, 15 75 5 बार में जाएगा। अच्छा, इस 75 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 तिया 75। इस हिसाब से ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है,
बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, आपको मालूम चल गया। अब बताना है कि भाई ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल काम है भैया कितना, 75। ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। तो 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 3 सही 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को भी समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है हो, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 6 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है, आपके सामने प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर और दूसरे का 24 मीटर है। बहुत बढ़िया बात है। एक वर्ग है उसका परिमाप है 32 मीटर, दूसरा वर्ग है उसका परिमाप है 24 मीटर। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। आप इन सवाल को सबसे पहले समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन आपसे बताया जा रहा है कि एगो छोटा सा वर्ग है या फिर 12 वर्ग है, कोई बात नहीं। ये मान लेते हैं एक वर्ग ई वाला है, ठीक है। इसका परिमाप जो दिया गया है ना, वो दिया गया है 32 मीटर। अच्छा एक और वर्ग दिया गया है, उसका परिमाप दिया गया है कितना, 24 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों वर्ग के एरिया का योग करो, जो तीसरा एगो वर्ग बनेगा उसका परिविकर्ण बताओ। बात समझ रहे हैं, बात समझ में। क्वेश्चन है उस वर्ग का परिविकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी बात समझिए भाई, यहाँ पर एगो छोटा सा वर्ग दिया गया है, यहाँ पर एगो और वर्ग दिया गया है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एगो 12 वर्ग बनाया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका एरिया जोड़ेंगे तो ये तीसरे वर्ग के बराबर होगा और इसी का विकर्ण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम एक जो वर्ग दिया है ना, पहला वर्ग, इस वर्ग का परिमाप है कितना है, 32 मीटर। तो सबसे पहले जैसे एक वर्ग है ई, एगो वर्ग है ई, तो इस वर्ग की भुजा को हम ए मान लेते हैं, इस वर्ग की भुजा को हम 12 ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस वर्ग को हम A1 मान लेते हैं एक भुजा, इस वर्ग को हम A2 मान लेते हैं। अच्छा जिस वर्ग को हमें निकालना होगा उसे 12A हम मान लेंगे। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर। तो छोटा वर्ग जो सबसे पहला है उसको हम A1 मान लेते हैं। A1 जब हम माने हैं तो उसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना A1 हो जाएगा, जो बराबर दिया है 32। तो यहाँ से भैया हम A1 का वैल्यू निकल जाएगा, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ से हमें A1 का स्क्वायर, यानी A1 का मतलब हो जाएगा, इनका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि ये जो वर्ग होगा उसका एरिया निकालेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो उनका एरिया हो जाएगा, A1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 64, यानी पहला जो वर्ग है जिसका परिमाप दिया है 32 मीटर, उसका एरिया आ गया 64 मीटर। बात समझ में आया। दूसरा वर्ग को हम मान लेते हैं A2 दिया है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा A2, 4 गुना A2 जो कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 24 मीटर। तो यहाँ से हमें A2 निकल जाएगा कितना, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ से A2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, 36 आ जाएगा। बात समझ में आया। आपसे क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन बोला है पहला वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तीसरा वर्ग के क्षेत्रफल होगा, उसका आपको विकर्ण बताना है। तो यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर बराबर कर देंगे तो ये 12 वाला जो वर्ग है उसका स्क्वायर आपको मालूम चल जाएगा, यानी उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना होगा, और उसके एक भुजा निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं जो 12 वर्ग बनेगा ना भैया वो ए होगा, ये 12 वर्ग होगा। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, हो जाएगा। हमने इनका नाम दे दिया ए बी सी डी। अब यहाँ पर हम सभी को देखेंगे, इनका एरिया और इनका एरिया को जब हम जोड़ेंगे, ये फर्स्ट वाले का एरिया सेकंड वाले का एरिया जोड़ेंगे तो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसका एरिया को हम ए स्क्वायर मान लिए। ठीक है, इसके जब एक भुजा को हम ए मानेंगे तो इसका एरिया जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ए स्क्वायर
ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर पहला वर्ग का परिमाप जिसका 32 मीटर था उसका एरिया कितना आया है, 64 आया है, और दूसरा जो वर्ग है उसका कितना आया है, 36 आया है। ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे आपस में तो 100 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो इस 100 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। कैसे, जो ए इधर स्क्वायर में है, जब बराबर के इस साइड स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू मालूम चल जाएगा कितना, 10 मीटर। अब बताइए जो तीसरा वर्ग है उसका एक भुजा आ गया 10 मीटर, तो सभी भुजा हो जाएगा 10 मीटर। और जब सभी भुजा 10 मीटर हो जाएगा तो ये विकर्ण आराम से नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो एगो ई हो जाएगा, एगो ई हो जाएगा। हमें निकलना इसका डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा 10√2, और 10√2 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए काफ़ी बढ़िया और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे ध्यान से। चलिए अगला सवाल नंबर है हमारा 7। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्त। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन अब स्टार्ट, हमने कुछ मैथ का क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताना है। बनाएंगे आप। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, बनाइए आप लोग। चलिए ध्यान से देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बताना है। सबसे पहले इस आकृति में देखेंगे, यहाँ पर संख्या जो है लुप्त है, इसके स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट आकृति में आप देखेंगे कि 3, 5 और 3 और 6 का यूज करके 39 कैसे बना होगा, वही लॉजिक सभी में हम ढूंढेंगे। फर्स्ट आकृति में देखेंगे, अगर इस 3 को इस 3 के साथ गुना किया जाए तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो इस 5 को इस 6 से गुना किया जाएगा तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। आज जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल 39 बन जाएगा। बात समझ में आया, बीच वाला नंबर हमें मिल गया कि नहीं, जी बिल्कुल मिल गया। जब ये लॉजिक है तो दूसरी आकृति में भी यही लगना चाहिए, यानी कि इस 4 को 4 से गुना होगा क्योंकि आमने सामने है, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, प्लस ये आमने सामने है 5 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 5 हो जाएगा 35। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 1, ये हो जाएगा 51। बिल्कुल 51 बीच वाला नंबर हमें मिल गया, मिल गया भाई, यानी बिल्कुल बीच वाला 51 मिल गया। वही लॉजिक हम तीसरी आकृति में लगा देंगे। यानी यहाँ पर लॉजिक आपको क्या मिला कि आमने सामने का नंबर का गुना करो और आपस में जोड़ लो, बीच वाला नंबर मिल जा रहा है। तो तीसरी आकृति में क्या होगा, ये आमने सामने है, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 5 गुना कितना 5, 25 हो जाएगा। जब हम 12 में 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन डी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। यानी आपके बीच में यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 37 आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन, रेलवे PYQ का क्वेश्चन है, रेलवे में इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काफी बढ़िया, ये भी सवाल रेलवे में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहे दिए गए विकल्पों में से दर्पण छवि चुने, दिए गए विकल्पों में से दर्पण छवि चुने। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे आप एक मिरर लगाया गया है, यानी दर्पण। यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, जो लेटर लिखा है, इनका यूज करके यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बताना है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है ना, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना, बस दूसरा कुछ नहीं। एक कंसेप्ट याद रखना, जैसे ये दर्पण है तो दर्पण के पास में मान लीजिए सर्किल है, दर्पण से थोड़ा दूर त्रिभुज है, दर्पण से थोड़ा दूर मान लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर दिया है। अगर आपसे इनका प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल ट्रिक के साथ कैसे आएगा, हम जो बात बता रहे हैं उस बात को कहीं अपने मन की डायरी में नोट करेंगे या फिर कॉपी में लिख कर नोट करेंगे, कभी भी आप नहीं फंस सकते। देखो लिखिएगा, लिखो, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक में सर्किल है तो नजदीक में बनेगा सर्किल,
दर्पण से थोड़ा दूर त्रिभुज है तो दर्पण से थोड़ा दूर त्रिभुज बनेगा, दर्पण से सबसे दूर स्क्वायर है तो सबसे स्क्वायर दूर बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब यही होगा। बस यही लॉजिक को यहाँ पर लगाएंगे। इसका प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण से नजदीक में डी है तो नजदीक में डी बनेगा, और डी कैसा बनेगा, डी बनेगा ऐसा। बात समझिएगा। हमारा ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा क्योंकि बी से शुरू किया गया। बाकी ऑप्शन बी 2 3 4 अभी ठीक चल रहे हैं। उसके बाद में एन है तो एन बनेगा, और एन इस प्रकार से बनेगा। बात समझिएगा। उसके बाद में ए जो है, ए इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में एल, एल बनेगा हमारा इस प्रकार से। अब देखो एल, डी एन ए एल यहाँ भी सही है, डी एन ए एल यहाँ भी सही है। अभी तक तो सब जगह सही चल रहा है। उसके बाद में क्या आ जाएगा भाई, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा ओ ज्यों का त्यों बनेगा। उसके बाद में पी ऐसा बनेगा। अब देखो भाई, पी यहाँ पर देखो बी बना दिया है तो ऑप्शन 3 गलत। यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर आप सभी को देखेंगे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में सब सेम दिख रहा है। क्या हो, बिल्कुल सेम दिख रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में देखेंगे बिल्कुल तो सही है दिख रहा है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका मतलब इस दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सही हो जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर जो था बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक था, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही एक जैसा बना दिया है। एक को बना लो ऐसा पी, एक को ऐसा पी बना लो तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रिंट एरर था। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9। काफी बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर जो ए सीरीज होता है ना, ये भी रेलवे का PYQ है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में अच्छे बच्चों फंस जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे ना दोस्त, आपको बिल्कुल भी कभी फंसने नहीं देगा। ध्यान से देखिए कैसे मेरे दोस्त मेरे भाई, हम आपको बात बता रहे हैं, इनको सब आपको करना है। तो कैसे, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितना लेटर दिया है ना, सभी लेटर को आपस में काउंट करेंगे कितना है। तो काउंट करेंगे 1 2, खाली स्थान को भी काउंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस श्रृंखला में टोटल 12 लेटर आ सकता है। कितना लेटर भाई, 12। आपको क्या करना है, जब भी 12 आएगा ना, जब भी 12 आएगा तो इस 12 को तोड़ेंगे 3 गुना 4 में, 3 गुना 4 में तोड़ेंगे। या तो इसका 3 3 का ग्रुप बना लो 4 गो, या फिर 4 4 का 3 ग्रुप बना लो। चलो हम 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 4 गो यहाँ भी हो गया, 4 गो यहाँ भी हो गया, 4 गो यहाँ भी है, 4 4 का हमने ग्रुप बना लिया। अब हम देखेंगे सभी ग्रुप को आपस में, क्या सारा ग्रुप आपस में सेम दिख रहा है। पहला जो कंडीशन है, आपको यहाँ पर नंबरिंग करना है, उसको प्राइम पे इसको तोड़ देना है आपस में, और तोड़ने के बाद ग्रुप बना लेना। उसके बाद चेक करना है कि यह जो ग्रुप है सभी ग्रुप आपस में सेम है। चेक करेंगे जी सर, यानी यहाँ पर लास्ट में क्यू है, यहाँ भी लास्ट में क्यू है, यहाँ भी लास्ट में क्यू है, यहाँ पर दूसरा लेटर आर है, दूसरा लेटर आर है, यहाँ भी सॉरी दूसरा बोल रहे हैं, यहाँ तीसरा लेटर आर है, यहाँ भी तीसरा लेटर आर है, यहाँ भी तीसरा लेटर आर है। इसका मतलब सभी ग्रुप आपस में एक जैसा है। जब आपस में एक जैसा है तो किसी को देखकर भर लो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप को हम भरते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में तीसरा लेटर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे भैया, यहाँ देखेंगे लास्ट में दिया गया है तीसरा लेटर आर दिया गया है, तो यहाँ पर भी तीसरा लेटर आर होना चाहिए। तो आपका ग्रुप क्या बना, क्यू डबल आर क्यू, यहाँ पर बन जाएगा क्यू डबल आर क्यू, यहाँ पर क्या बना है क्यू डबल आर क्यू। आपने इस क्वेश्चन या खाली स्थान के स्थान पर क्या भरा, सबसे पहले यहाँ पर आर भरा है, उसके बाद में क्यू भरा है, फिर से आर भरा है, फिर से क्यू भरा है। तो आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समझ में आया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई परेशानी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का सवाल है भाई, ठीक है। 2022 में इस सवाल को पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है जिस प्रकार 2 का रिलेशन 19 से है, सेम रिलेशन 6 का 57 से, वही रिलेशन 44 का क्वेश्चन मार्क से है। आपको क्वेश्चन मार्क के वैल्यू बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ पर 2 से देखेंगे कि 19 कैसे बनेगा। देखो, अगर हम इस 2 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, इस 20 में से अगर हम 1 घटा लें तो बिल्कुल 19 बच जाएगा। अच्छा, ये जो 1 है ये कहाँ से आया, ये 2 का आधा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। यानी आपको क्या करना है, इस जो 2 दिया है ना, इस 2 को गुना कर देना है 10 से, ठीक है। इस 2 को गुना कर देना है 10 से, बात समझिएगा। इस 2 को गुना करना है 10 से, इस 2 को गुना कर देना 10 से, और इसमें से घटा लेना इसी 2 का आधा, ठीक है। 10 दूने 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जब ये लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पर भी लगना चाहिए। आप कहेंगे जी सर, इनको गुना करो, इनको गुना करो 10 से, ठीक है, और माइनस कर दो ये 6 का आधा, तो 10 छक 60 में से 3 जाएगा, बिल्कुल 57 बन जाएगा। सेम रिलेशन यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ 44 है ना, तो इस 44 को हम सबसे पहले गुना करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। अच्छा, इस 440 में से हमें 42 का आधा घटाना होगा, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 घटा देंगे, यहाँ 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, तो 418 इस सवाल का ठीक आंसर होगा। ठीक है भाई, तो जो मेरा सीरीज अब स्टार्ट हुआ है जिसमें कुछ मैथ भी होगा, कुछ रीजनिंग भी होगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका है जो भी मेरे दोस्त, अगर शेड्यूल अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा मेरे दोस्त। और आपको समझ में आए तो वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए दोस्त, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाए, ताकि हमें भी पढ़ाने में और अच्छा हो सके और साधन में दे सकूँ। ठीक है भाई, तो मैथ और रीजनिंग कंबाइंड चला रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।